मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में लगभग हमने 250 यानी कि 250 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन ब्लड हार्ट अथवा ब्लड वेसल्स यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर लगभग 250 को एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हमने कवर किए थे। और इस वीडियो में भी हम लगभग 200 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि पाचन तंत्र। और एक छोटी चीज़ के बारे में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। और ये क्वेश्चन दोस्तों हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें बायोलॉजी से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, एनएम, जेएनएम, डीएमएलटी, ठीक है, या फिर अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी हों, ठीक है, या मेडिकल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं वीडियो। और अदर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो रेलवे हों, ठीक है, चाहे वो पैरामेडिकल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 नामों से जाना जाता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप देखिए पहला नाम क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। दूसरा एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को और क्या कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को और किन नामों से जाना जाता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन में जो भी होगा आपको इन तीनों में से सही कर देना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इन तीनों नामों से डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, तो इन तीनों नामों से डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ इज आल्सो कॉल्ड। सभी को पता होगा कि माउथ का मतलब मुंह होता है, लेकिन और माउथ को और किन नामों से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ओरल अथवा बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं या फिर बकल कैविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। इसका मतलब होगा कि ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेकिंग का मतलब तोड़ा जाता है लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स को एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, या बड़े बड़े ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसी को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, चाहे वो लार्ज कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उस वो मेनली जो है या उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये मैंने नाम भी लिख दिया है और आपको मैंने बता भी दिया है कि 2 पार्ट्स होते हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन कहीं पर पूछा गया था, ठीक है, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, उसके कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके 2 भाग होते हैं मेनली। ठीक है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन का, ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन, ठीक है, जो मनुष्य का एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, वो उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? चाहे आपसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूछे या एलिमेंट्री कैनाल पूछे या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूछे, ठीक है, कि उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आपको बताना है 9 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का दोस्तों, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम। अब देखिए
जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है मनुष्य में वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, या एलिमेंट्री कैनाल आपका मनुष्य में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम माउथ से ही जो है फूड को लेना स्टार्ट करते हैं या इन अदर चीज़ को लेना स्टार्ट करते हैं। तो जो है एलिमेंट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक फैला होता है, एनस तक फैला होता है, ठीक है। एनस का मतलब होता है गुदाद्वार, ठीक है। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड्स इन, ठीक है, यानी कि कहाँ पर एंड होता है, एनस में, और आपसे पूछे कहाँ पर स्टार्ट होता है तो माउथ में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, एनस तक एंड होता है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं। तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपसे बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं उसके 5 पार्ट्स होते हैं। अब उनका सीक्वेंस बताइए कैसा होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सीक्वेंस क्या होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा फूड जाता है तो वो सबसे पहले किस में जाता है, वो सबसे बाद में किस में जाता है, कैसे किस किस स्टेप से होकर जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब आप फूड को लेते हैं तो वो माउथ में जाता है, यानी कि बकल कैविटी में, या फिर ओरल कैविटी आप उसको बोलते हो। तो सबसे पहले बकल कैविटी, माउथ या फिर ओरल कैविटी में जाएगा। उसके बाद फिर वो ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद फिर वो स्टमक में जाएगा। स्टमक का मतलब होता है पेट, और स्टमक के जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि फिर बड़ी आंत में जाएगा। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया। इस हिसाब से फूड अंदर जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि जो फूड का अंदर जाने का जो सीक्वेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन 5 पार्ट से होकर के जो हमारा भोजन जो है गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 11वें नंबर का कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने ये तो बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। अब भैया आपको ये पता होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 मीटर होती है। जो आपकी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 6 मीटर होती है। अगर आपसे फिट में पूछे तो 22 फीट होती है। तो कभी कभी एग्जाम में मीटर ना दे करके फिट दे दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि 22 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो 5 फीट की होती है, ठीक है, 5 फीट की, या फिर आप बोल सकते हो अगर फिट नहीं दिया है तो 1.5 मीटर होती है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट्स। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे टंग्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारी जीभ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछे कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी टंग्स पर ही उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, और जिनके कारण हमको स्वाद का पता चलता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए टंग अटैच टू विच बोन। अब आपसे पूछा जाए कि भैया जो आपकी जीभ होती है, ठीक है, वो किस बोन से अटैच होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हायोइड बोन होती है, ठीक है, तो उसी से हमारी टंग अटैच होती है। अगर ये हायोइड बोन ना हो तो आपकी जीभ जो है बाहर आ जाएगी कुत्तों की तरह, ठीक है। तो हायोइड बोन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर आवर, ठीक है, हमारे लिए हायोइड बोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी टंग जीभ होती है वो किस बोन से अटैच होती है, तो वो हायोइड बोन से अटैच होती है। हाउ मेनी हायोइड बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो हायोइड बोन होती है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है हमारे मनुष्य में, ठीक है, यानी कि हायोइड बोन की संख्या कितनी होती है, किसमें, मानव में। तो ह्यूमन में हायोइड बोन की संख्या कितनी होती है या फिर हायोइड बोन कितनी पाई जाती हैं, तो एक हायोइड बोन पाई जाती है, यानी कि मानव में एक हायोइड बोन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बोन नॉट अटैच टू एनदर बोन। ऐसी कौन सी हड्डी होती है भैया, जो सारी बोन्स होती हैं वो बोन्स अटैच होती हैं एक दूसरे बोन से,
ठीक है। लेकिन एक ऐसी बोन्स होती है जो कि किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, किसी भी हड्डी से अटैच नहीं होती, तो उस बोन का नाम ही होता है हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन एक ऐसी बोन्स होती है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो विच बोन नॉट अटैच टू अनदर बोन, तो ऐसी बोन जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है उसको हम हायोइड बोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टंग सेंस द स्वीट टेस्ट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी टंग होती है, टंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे मीठेपन का, मतलब मीठे स्वाद का एहसास होता है। ठीक है, यानी कि आगे का पार्ट होता है कि पीछे का पार्ट होता है कि साइड का पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टंग का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, अग्रभाग जो होता है, आगे वाला फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, उससे स्वीट टेस्ट का यानी कि मीठे का जो है आपको अनुभव होता है, सेंस होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है, देखिए ये आपकी लगभग मैं टंग बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे सही से बनी नहीं है, सही से बनी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आगे वाला, ठीक है, ये आगे वाले पार्ट से आपको स्वीट का एहसास होगा। ठीक है, ये आगे वाले पार्ट से क्या, स्वीट का। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट टंग सेंस द स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट का अनुभव सेंस टंग के किस पार्ट से होता है, तो स्वेट, इसी को एपेक्स कहते हैं या फिर फ्रंट, यानी कि फ्रंट वाले जो हिस्से से या फिर एपेक्स वाले पार्ट से स्वीट टेस्ट का सेंस होता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टंग सेंस द बिटर टेस्ट। ठीक है, यानी कि टंग के किस पार्ट से बिटर यानी कि कड़वे का एहसास होता है। बिटर टेस्ट का जो है सेंस टंग के किस पार्ट से होता है, तो वो बैक साइड यानी कि एट द बैक साइड, यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट होता है, पीछे वाला हिस्सा, इससे किस टेस्ट का अनुभव होता है, तो ये होता है बिटर। ठीक है, यानी कि बिटर टेस्ट का अनुभव, कड़वे टेस्ट का अनुभव किसके कारण होता है, किस जो है टंग के किस पार्ट से होता है, तो वो होता है आपका बैक साइड वाला, यानी कि पीछे से, पीछे वाले भाग से बिटर का और फ्रंट वाले से स्वीट का। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टंग सेंस द साल्टी एंड सावर। ठीक है, यानी कि जो साल्टी होता है, ठीक है, नमकीन, और सावर जो टेस्ट का अनुभव टंग के किस पार्ट से होता है, तो वो साइड से होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके साइड होते हैं, ये आपका ये वाला हिस्सा, ये जो साइड वाला होता है टंग का, ये जो हिस्से होते हैं, इनसे साल्टी और सावर, ठीक है, नमकीन और तीखा, तो इनसे जो है नमकीन और सावर का एहसास होता है, यानी कि साल्टी एंड सावर का। तो टंग के किस पार्ट से जो है साल्टी एंड सावर टेस्ट का जो है अनुभव होता है, तो वो साइड वाले पार्ट से होता है। हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन ह्यूमन टंग। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मानव का जो टंग होता है, जीभ होता है, उसमें कितने टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन टेस्ट बर्ड्स के कारण जो है हमको खट्टा, मीठा, नमकीन, ठीक है, इन सब स्वाद का अनुभव होता है, पता चलता है। तो कितने टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं ह्यूमन टंग्स के ऊपर, ठीक है, तो वो 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये लगभग 2 to 3 वीक में चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये 10 के 10,000 जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये 2 to 3 वीक्स में जो है ये अपने आप चेंज होते रहते हैं, नए होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो मनुष्य होते हैं, मानव में कितने जो है सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आपसे नंबर में पूछे तो आपको 6 बताना है, 6 इन नंबर, ठीक है, और आपसे जोड़े में पूछे तो 3 जोड़ी, यानी कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है लार ग्रंथियाँ, ठीक है, तो कितनी पाई जाती हैं, 6 पाई जाती हैं, या फिर आप 3 जोड़ी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। अब आपको तो ये पता हो गया कि 3 जोड़ी जो है सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सैलिवरी या फिर आप बोल सकते हो मेजर, ठीक है, मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। एक 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स और एक माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो जो आपसे मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि आपसे आपके मतलब कि ह्यूमन के जो माउथ होता है या ह्यूमन में कितनी जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी, ठीक है। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, अब सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो वो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, यानी कि पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती है वो सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है।
और सबसे छोटी सलेवरी ग्लैंड्स, स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? तो सब लिंगुअल्स ग्लैंड्स। ठीक है, जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी सलेवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, कौन सी? सब लिंगुअल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम सिक्रीट बाय सलेवरी ग्लैंड्स? ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है? तो उसको हम टाइलिन अथवा सलेवरी एमाइलेज कहते हैं। एक ही एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है, और एक एंजाइम वैसे और सिक्रीट होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, लेकिन उसका कोई खास रोल नहीं है। उसका खास रोल यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर बैक्टीरिया वगैरह जैसे कुछ आ जाते हैं तो उनको किल करने का काम होता है, जो हमारा लाइसोजाइम होता है। तो विच एंजाइम सिक्रीट बाय सलेवरी ग्लैंड्स? सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टाइलिन। टाइलिन एंजाइम ही जो होता है वो हमारी लार ग्रंथियों से सिक्रीट होने वाला एंजाइम होता है, या इसी को टाइलिन को ही हम कहते हैं क्या? एमाइलेज, सलेवरी एमाइलेज। तो जो सलेवरी एमाइलेज होता है यही हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट होता है या फिर सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई कि पीएच ऑफ सलाइवा। जो सलाइवा होता है, सलाइवा की स्पेलिंग गलत है, सलाइवा को आप सही कर लीजिए, SALIVA। ठीक है, तो पीएच क्या होता है किसका? सलाइवा का। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। अगर अबाउट में या एवरेज में पूछे तो कि सलाइवा का पीएच कितना होता है तो आपको बताना है 6.8 होता है। सलाइवा सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड्स? अब आपसे पूछे कि भैया यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, ए लिख लीजिएगा आपको, सलाइवा यहाँ पे भी। तो जो सलाइवा होता है सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड्स? सलाइवा किस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है? आपसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलाइवा किस ग्लैंड्स के द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सलाइवा जो होता है वो सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है। और सलाइवा सिक्रीशन पर डे, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है पर डे कितना होता है, यानी कि कितने सलाइवा डेली सिक्रीट होता है या बनता है। तो 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर। ठीक है, तो लगभग 500 ml से लेकर के 1500 ml, यानी कि 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर सलाइवा डेली बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, और अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपका जो है रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, फ्लो रेट ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का फ्लो रेट कितना होता है? तो 0.3 से लेकर के 0.4 ml जो है पर मिनट जो है सलाइवा हमारा बनता है या सिक्रीट होता है हमारे माउथ में। ठीक है, 0.3 से लेकर के 0.4 ml पर मिनट। ठीक है, तो ये जो सलाइवा का फ्लो रेट, फ्लोइंग रेट होता है वो 0.3 से लेकर के 0.4 ml होता है, पर मिनट बनता है सलाइवा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सलाइवा सिक्रीशन रेट ऑफ एट स्लीपिंग टाइम, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तब सलाइवा का सिक्रीटिंग रेट कितना होता है? तब आपको पता होना चाहिए 0.1 ml पर मिनट होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो जो सलाइवा होता है उसका सिक्रीशन रेट 0.1 ml होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो फ्लोइंग रेट होता है सलाइवा का 0.3 से लेकर के 0.4 ml पर मिनट होता है, और जब हम सो रहे होते हैं तो 0.1 ml पर मिनट होता है। डक्ट्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, यानी कि ऐसी डक्ट्स जो पैरोटिड ग्लैंड में कौन सी डक्ट्स पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड हमारी सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स होती है, और इसमें जो डक्ट्स पाई जाती है उसको हम एक्सटेंशन डक्ट्स कहते हैं, और इन्हीं एक्सटेंशन डक्ट्स के माध्यम से जो सलाइवा होता है, ठीक है, वो हमारे माउथ में आता है। ठीक है, और जब हम भोजन को खाते हैं या जब भोजन को हम माउथ के द्वारा लेते हैं तो वो आकर के इसको चिपचिपा बनाता है। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरोटिड ग्लैंड्स में कौन सी डक्ट्स पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन डक्ट्स पाई जाती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स में कौन सी डक्ट्स पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि डक्ट्स ऑफ रेविनस। ठीक है, रेविनस जो होती है डक्ट्स पाई जाती है किसमें? सबलिंगुअल ग्लैंड्स में, या फिर बर्थोलिन डक्ट्स पाई जाती है किसमें? सबलिंगुअल ग्लैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्ट्स ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, यानी कि कौन सी डक्ट्स सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती है? तो वार्टन डक्ट्स जो है पाई जाती है किसमें? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में। एक्सटेंशन डक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड्स में पाई जाती है। डक्ट्स ऑफ रेविनस या फिर बर्थोलिन डक्ट्स ये किसमें पाई जाती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स में। वार्टन डक्ट्स कौन किसमें पाई जाती है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का, लेंथ ऑफ वार्टन डक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है
बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। कि जो वाटरन डक्ट्स होती है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटरन डक्ट होती है उसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो साइज ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड एक लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तो उसका साइज क्या होता है, तो उसका जो है साइज जो है 5.8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यानी 5.8 सेंटीमीटर होता है पैरोटिड ग्लैंड का जो साइज होता है। साइज ऑफ और लेंथ ऑफ सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसका साइज क्या होता है, तो उसका साइज जो होता है वो 27 mm होता है, ठीक है। और टंग इन इज ए विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स, यानी कि टंग किस प्रकार का ऑर्गेन्स होता है, तो टंग्स जो आपका होता है जो है एक मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है। हार्ट भी आपका एक मस्कुलर ऑर्गेन होता है। मस्कुलर ऑर्गेन्स का मतलब होता है कि वनली मसल्स के बने हुए ऑर्गेन्स होते हैं। तो आपकी जीभ जो होती है वो वनली मसल से बनी हुई होती है, इसीलिए इसको हम मस्कुलर ऑर्गेन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, लेंथ ऑफ टंग, एक जो टंग होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो एक टंग की लेंथ जो होती है वो लगभग 3 इंचेस होती है, ठीक है, 3 इंच होती है, यानी कि जो टंग्स होती है उसकी लेंथ लगभग 3 इंचेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40 नंबर का, कि टंग इज मेड ऑफ हाउ मेनी मसल्स, जो आपकी जीभ होती है वो कितने प्रकार की मसल से बनी हुई होती है, तो जो आपकी टंग्स होती है वो 8 प्रकार की मसल से बनी हुई होती है, ठीक है, 8 प्रकार की मसल से बनी हुई होती है, यानी कि जो आपकी जीभ होती है वो 8 प्रकार की मसल से मिलकर बनी हुई होती है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार का टीथ पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे ऑप्शन में दिया है ठीकोदंत तो ठीकोदंत पे टिक कर दीजिए, डाइफाइडोंट दिया है तो डाइफाइडोंट कर दीजिए, हेट्रोडंट दिया है तो हेट्रोडंट पे आप सही कर दीजिए, और अगर ये तीनों दिया है और एक और ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव तो आप ऑल ऑफ एबव कर दीजिएगा। यानी कि जो मनुष्य का दंत होता है वो ठीकोदंत ठीकोदंत जो होता है वो होता है, डाइफाइडोंट होता है और हेट्रोडंट होता है। तो ठीकोदंत देखिए, ठीकोडंट किस पर है, बेस्ड ऑन अटैचमेंट, यानी कि जो हमारे दांत जो है एक दूसरे से जिससे जुड़े होते हैं तो उसके बेस्ड पर हम ठीकोडंट कहते हैं, और बेस्ड ऑन नंबर, जो हमारे नंबर के बेस्ड पे जो है डाइफाइडंट कहा जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन शेप जो उनका आकार होता है उसके बेस पे हम इसीलिए उनको हम हेट्रोडंट कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो होता है वो ठीकोडंट, डाइफाइडंट एंड हेट्रोडंट ये तीनों टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन, यानी कि जो मनुष्य में जो मिल्क टीथ होता है वो कितने होते हैं, यानी कि 20 मिल्क टीथ पाए जाते हैं, यानी कि जो दूध वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, 20 होती है। नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन एडल्ट्स, यानी कि जो होते हैं नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, ठीक है, तो परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। एक एडल्ट्स में लगभग 32 दांत पाए जाते हैं परमानेंट, ठीक है, स्थायी, और ये मिल्क जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन मिल्क, यानी कि जो मनुष्य का जो मिल्क टीथ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो 2102/2102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन परमानेंट टीथ, देखिए मिल्क टीथ का फार्मूला 2102/2102, और परमानेंट टीथ का फार्मूला पूछे ह्यूमन का तो 2123/2123, ठीक है। अब 2130 में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वाला जो होगा ये फर्स्ट वाला ये इंसीजर होगा, और ये आपका कैनाइन होगा, और ये आपका प्री मोलर होगा, और ये मोलर होगा, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और ये मोलर, ठीक है। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 2 4, ठीक है, और 4, और ये कितने हुए 1 1 2, ठीक है, 4 2, इसको ऐसे देख दिए 2 1 3 2 5 3 8, और 8 और ये 8, यानी कि वन साइड का है ये 8 8 कितने हुए 16, ठीक है, तो 16 इस साइड और 16 इस साइड, ठीक है, तो कितने हुए टोटल 32, यानी कि ह्यूमन परमानेंट कितने टीथ होते हैं 32 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच टीथ आर अब्सेंट इन मिल्क टीथ, ऐसा कौन सा दांत होता है या टीथ होता है जो कि मिल्क टीथ में अब्सेंट होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो प्री मोलर होता है, ठीक है, ठीक है,
इसको प्री मोलर को कहते हैं अग्र चवर्णक। ठीक है, तो जो अग्र चवर्णक होता है ये जो है मिल्क टीथ में नहीं पाया जाता है। ये देखिए इसका जो फार्मूला था 2102 बटे 2102। 2102 का मतलब होगा ये आपका इंसीजर हो जाएगा, ये कैनाइन हो जाएगा, और ये प्री मोलर और प्री मोलर 00 है यानी कि नहीं है, एब्सेंट है, और ये मोलर। ठीक है, तो सिंपली से इसने ये पूछा है विच टीथ आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ, ऐसा कौन सा टीथ होता है या दांत होता है जो कि मिल्क टीथ में एब्सेंट होता है, तो प्री मोलर एब्सेंट होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन दैट कम आउट वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी कि ऐसे मनुष्य में ऐसे कितने दांत होते हैं जो कि पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, तो कितने दांत होते हैं 12। ठीक है, यानी कि टोटल आपको मैंने बताया परमानेंट टीथ 32 होते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं 20 होते हैं। अब इसको 32 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो 12 टीथ ऐसे होते हैं, ठीक है, 12 टीथ जो कि पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं ये। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन दैट्स कम आउट वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो कि एक बार आते हैं, तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में मनुष्य के एक बार आते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी विजडम टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी कि जो बुद्धि वाले दांत होते हैं जिसको आप कहते नहीं कि बुद्धि वाले दांत आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, गांव में इसको चौभरी भी कहते हैं, इस चौभरी का मतलब होता है 4 दांत। ठीक है, चौ का मतलब होता है 4। ठीक है, तो हाउ मेनी विजडम टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में विजडम टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं या कितने बुद्धि वाले दांत कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी कि विजडम टीथों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच टीथ आर मोनोफायोडंट, मोनोफायोडंट का मतलब होता है कि एक। ठीक है, मोनो का जहाँ वर्ड लग जाए वहाँ पर होता है एक। ठीक है, यानी कि विच टीथ आर मोनोफायोडंट, यानी कि मोनोफायोडंट ऐसे कौन से टीथ होते हैं जो मोनोफायोडंट होते हैं, तो मोलर प्री मोलर। मोलर की संख्या कितनी होती है 4। ठीक है, प्री मोलर्स 8, तो ये टोटल कितने हुए 12। तो जो मोनोफायोडंट होते हैं वो यानी कि मोनोफायोडंट जो एक बार आते हैं, ऐसे कितने टीथ हैं जो एक बार आते हैं, तो 12 टीथ जो होते हैं वो मोनोफायोडंट होते हैं, यानी कि एक ही बार ये आते हैं, तो इसीलिए ये इनको जो है मोनोफायोडंट कहा जाता है। यानी कि 12 ऐसे टीथ होते हैं जो एक बार आते हैं, ठीक है, पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमन के, तो इसलिए इनको मोनोफायोडंट कहा जाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर का, जनरली विजडम टीथ एराइजेस, यानी कि जो विजडम टीथ बुद्धि वाले दांत होते हैं वो कितने साल में आना स्टार्ट होते हैं, तो वो लगभग 18 साल के बाद आना शुरू होते हैं। 17 या 18 साल के बाद जो है बुद्धि वाले दांत आना स्टार्ट होते हैं, या फिर विजडम टीथ आना एराइजेस होता है। एराइजेस का मतलब निकलना शुरू होता है, यानी कि जो विजडम टीथ होते हैं वो 18 साल के बाद से जो है निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 MCQ टाइप्स क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम पर कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।